स्टूडेंट्स, हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कौन कौन से पैटर्न्स हैं, हम ये स्टडी कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। अब हम क्लासिफिकेशन की यूनिट का लास्ट चैप्टर और 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो एरिस्टोटल के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। एरिस्टोटल जो है 322 बिफोर सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, संसार के सारे सजीवों को दी ऑल लिविंग इन द वर्ल्ड्स आर क्लासिफाई को क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में। उन्होंने कहा कि जो लिविंग अपना खाना खुद बनाते हैं, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उन्हें कहा गया प्लांट। और जो लिविंग अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग पर डिपेंड होते हैं, उन्हें कहा गया एनिमल्स। अब तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन था, कोई ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर इसके अंदर देखा नहीं गया था। बस उन्होंने कहा जो मूव नहीं करते और ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो प्लांट हैं, और जो मूव करते हैं, चलते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, इट मीन्स अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें कहा गया एनिमल। एरिस्टोटल ने इसके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं बताए। रीज़न क्या था, एरिस्टोटल के टाइम पर साइंस में ज़्यादा डिस्कवरी नहीं थी, सेल के बारे में हम जानते नहीं थे। आप देखिए ना, एरिस्टोटल की बात हम कब कर रहे हैं, 322 बिफोर सेंचुरी में। फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी कब हुई, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया। अब सोचिए, इट मीन्स एरिस्टोटल के जाने के भी 2000 साल बाद सेल की डिस्कवरी हुई है। इस बीच साइंस में कुछ ज़्यादा डिस्कवरी हो ही नहीं पाई। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए क्योंकि एरिस्टोटल के पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, रिसर्च नहीं थी। उस ज़माने में बायोलॉजी में ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, तो कॉमन तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया। लेकिन ये बात एरिस्टोटल भी जानते थे कि दुनिया में इतनी सारी जीव जातियाँ हैं, इतनी सारी लिविंग स्पीशीज़ हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिनके रहन सहन में, खाने पीने में, चलने फिरने में, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा वेरिएशन है, इतना ज़्यादा वेरिएशन है कि अगर हम उन्हें एक साथ स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? इसीलिए उन्होंने भी ये जाना कि भाई अगर अच्छे से स्टडी करना है तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन किया और सारे लिविंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। अब प्लांट्स के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में बता चुके हैं। कैसे था कि एरिस्टोटल ने दुनिया के सारे प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हर्ब, शर्ब एंड ट्री, है ना। हम लोग अब बात कर रहे हैं एनिमल्स की, क्योंकि हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। तो एनिमल किंगडम को उन्होंने क्या किया बेटा, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर, रक्त के रंग के आधार पर, ब्लड के कलर के बेस पर उन्होंने दुनिया के सारे लिविंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जिन एनिमल्स के पास रेड ब्लड है, जिन एनिमल के पास रेड ब्लड है वो कहलाए इनेमा, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो कहलाए अनेमा। तो अनेमा वाले एनिमल्स ऐसे एनिमल थे जिनके पास रेड ब्लड एब्सेंट था, रेड ब्लड एब्सेंट था। और इनेमा वाले एनिमल वो एनिमल थे जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट था। तो एरिस्टोटल ने क्या किया बच्चों, दुनिया के सारे एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि जिनके पास रेड ब्लड है वो अनेमा है, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो इनेमा है। समझ में आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाद में जाकर क्या हुआ कि जो इनेमा वाले एनिमल्स हैं, एरिस्टोटल ने उनको भी क्लासिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो इनेमा वाले एनिमल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी ऐसे एनिमल जिनके पास रेड ब्लड होता है, ऐसे एनिमल जिनके पास रेड ब्लड होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, यानी कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल के यूट्रस में होता है और एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप होकर के न्यू बॉर्न बेबी के रूप में बाहर आता है, यानी सीधे बच्चे का जन्म हो रहा है। इसे हम कहेंगे, इस तरह के बच्चे, इस तरह के लिविंग को कहा जाएगा वीवी पैरस।
और ऐसे लिविंग जिनके बारे में जो अंडे देते हैं फिर उससे बच्चे पैदा होते हैं उन्हें कहा जाएगा ओवीपेरस। और ये सिंपल क्लासिफिकेशन था, हिंदी में इनको कहा जाएगा सजीव प्रजक जीव, इनको कहा जाएगा अंड प्रजक जीव। इट मीन्स अगर हम एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को पढ़ें तो अब तक मैंने एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन में क्या क्या बताया है। ये क्लासिफिकेशन का ये नेचर में होने वाला सबसे पहला क्लासिफिकेशन था। इन्होंने संसार के सारे लिविंग्स को, दी ऑल लिविंग इन द वर्ल्ड्स, डिवाइड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, प्लांट एंड एनिमल। उन्होंने कहा जो प्लांट है वो अपने बॉडी शेप के बेस पर 3 तरह के हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री। हर्ब, शर्ब और ट्री, ठीक है। और प्लांट्स के बारे में हम क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। दुनिया के सारे एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर, रेड ब्लड और रेड ब्लड एब्सेंट। जिनके पास रेड ब्लड है उनको कहा गया इनेमा, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उनको कहा गया एनेमा। क्या यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? उन्होंने देखा कि नेचर में सबसे डेवलप एनिमल वो हैं जिनके पास रेड ब्लड है, और जिनके पास रेड ब्लड है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं उनको कहा गया विविपेरस, और जो पहले अंडे देते हैं फिर बच्चे देते हैं उनको कहा गया ओविपेरस। बस ये ध्यान रखिएगा, विविपेरस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट फीमेल बॉडी में होता है, जबकि ओविपेरस में क्या होता है, कुछ डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में होता है और बाकी डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, तभी तो बच्चे पैदा होते हैं। इस क्लासिफिकेशन, ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन है। लेकिन आपको पता है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन होने के बाद लगभग 2000 सालों तक बायोलॉजी में कोई नया क्लासिफिकेशन नहीं आया, कोई नई रिसर्च नहीं हुई, कोई नई डिस्कवरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक टाइम, बहुत लंबा समय गुजर गया और इस टाइम को कहा जाता है द डार्क टाइम ऑफ साइंस। इट मीन्स साइंस का अंधकार वाला समय, जिसमें कोई रिसर्च नहीं हो पाई है। ये बात समझ में आ रही है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? वेरी गुड। उसके बाद हम ये देख लेते हैं, एक 1693 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन रे। में जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार एनिमल स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया। एनिमल स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया, इट मीन्स उन्होंने डिफाइन किया, पहली बार एनिमल स्पीशीज की डेफिनेशन हमारे सामने रखी, जो एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन थी। समझ में आ रही है? और हम लोग 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 1758 में, हम लोग 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 1758 में कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम, पहली बार नेचुरल क्लासिफिकेशन को फॉलो किया और नेचुरल क्लासिफिकेशन की मॉडर्न सिस्टम को फॉलो किया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी और बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। और ये जो सिस्टमा नेचुरी नाम की बुक थी, इस बुक में उन्होंने कहा कि हम लोग लिविंग को अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते जब तक लिविंग का क्लासिफिकेशन ना कर लिया जाए। अब इन्होंने दुनिया में पहली बार नेचुरल क्लासिफिकेशन फॉलो किया था जो मॉडर्न सिस्टम पर बेस्ड था, इसीलिए लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब तक ये बात समझ में आ रही है? 2nd चैप्टर में हम लोग इनके सिस्टम को देख चुके हैं और उस सिस्टम का नाम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? वेरी गुड। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था बच्चों? दुनिया के सारे लिविंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक था प्लांट और एक थे एनिमल। फर्क सिर्फ इतना था, ये सेम टू सेम लीनियर एरिस्टोटल के जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, लेकिन एरिस्टोटल ने बेसिक फीचर देखे थे, कैरोलस लीनियस ने कुछ साइंटिफिक फीचर देखे क्योंकि उस टाइम पर सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है ना? तो कैरोलस लीनियस ने क्या क्या देखा? कैरोलस लीनियस ने कहा कि जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है वो प्लांट है, जिनके पास मूवमेंट नहीं होता वो प्लांट है, और जो मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, वो प्लांट है, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल है, वो प्लांट है। समझ में आ रहा है?
और जितने भी ऐसे लिविंग हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जो मूव करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, वो एनिमल। ज़्यादा फीचर्स आ गए। फिर हमें पता लगा कि कैरोलस लिनस ने एक चीज़ को बेस मान लिया, और वो बेस क्या था? सेल वॉल था, कि सेल वॉल के बेस पर ही हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है? वेरी गुड। और उसके बाद बेटा सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और करने वाले साइंटिस्ट थे R.H. व्हीटकर। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद हमारे पास सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? 1969 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. व्हीटकर। हम लोग जानते हैं बेटा, ये क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। R.H. व्हीटकर ने क्या किया? नेचर के सारे लिविंग्स को, वर्ड्स के सारे लिविंग को उनके कैरेक्टर के बेस पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, जिनमें से हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें से हमारे पास था नंबर 1 पर मोनेरा। मोनेरा में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोटिस्टा। आप जानते हैं प्रोटिस्टा के बारे में भी सेकंड चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है ना। हैकल ने इसको बनाया था, और इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग को रखा गया है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है फंजाई। हम लोग फंजाई भी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सैप्रोफाइट्स, जिनके पास सेल वॉल मौजूद है। सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। किसकी? फंजाई की, ठीक है ना। तो हम उसको कह रहे हैं फंजाई। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं पॉइंट नंबर 4, और उसका नाम है प्लांट, किंगडम प्लांटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और प्लांट भी हम पढ़ चुके हैं। सेलुलोज इनके पास की सेल वॉल है, सेलुलोज की सेल वॉल है, क्लोरोफिल है, ऑटोट्रॉफिक है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। मतलब ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, और चैप्टर 3 में हम प्लांट किंगडम को भी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, मैंने कहा व्हीटकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नेचर के सारे लिविंग को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इसीलिए इसे कहा गया था इसीलिए इसे कहा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और 5वें नंबर पर रखा किंगडम एनिमेलिया को। किसको रखा बच्चों? किंगडम एनिमेलिया को। ये किंगडम एनिमेलिया एनिमल किंगडम ही है, ठीक है ना बेटा। एनिमेलिया एनिमल ही है। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड बेटा। अब हम बात करेंगे एनिमेलिया किंगडम के बारे में, या फिर एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम को R.H. व्हीटकर ने कुछ सम स्पेशल फीचर्स के बेस पे डिवाइड किया। वो कहते हैं कि नेचर में प्रेजेंट सारे ऐसे लिविंग बेटा जो मल्टी सेलुलर हैं। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। इट मीन्स बेटा इनकी बॉडी बहुत सारी सेल की बनी हुई है, और इनकी बॉडी की जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। हम ये जानते हैं कि सेल 2 तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है बेटा। और यूकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वॉइस क्लियर आ रही है? तो मैंने कहा R.H. व्हीटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम मोस्ट बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम मानते हैं, सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम मानते हैं। और व्हीटकर ने सारे के सारे लिविंग को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मोनेरा पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं, फंजाई भी स्टडी कर चुके हैं, और प्लांटी भी स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम को। अब हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल किंगडम को, और एनिमल किंगडम के फीचर्स बता रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू व्हीटकर के अकॉर्डिंग। व्हीटकर ने कहा सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग क्या हैं? एनिमल हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि सेल वॉल नहीं है, दे आर हेट्रोट्रॉफ। ये क्या है बच्चों? दे परफॉर्म हेट्रोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं।
हेट्रोट्रॉफ्स मतलब हेट्रोट्रॉफिक हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब मुझे बताइए, अगर ये हेट्रोट्रॉफ है क्या इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है। दे डू नॉट हैव इनके पास नहीं है क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है बच्चों। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ये लाइन समझ में आ रही है? जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं बच्चों, तो एनिमल किंगडम दुनिया का अकेला ऐसा किंगडम है जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन और डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। मैं लिख सकता हूँ, किंगडम एनिमेलिया हैव ग्रेट डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। नेचर में सबसे ज़्यादा विविधता, जैव विविधता अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो वो किंगडम एनिमेलिया है। आप देखो ना, कितने अजीब अजीब तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। समुद्र की गहराई में कितने अजीब अजीब तरह के एनिमल्स हैं, ज़मीन के ऊपर कितने अजीब तरह के एनिमल हैं, शेडेड प्लेस पर रहने वाले, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले, बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्रों में रहने वाले, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग की स्पीशीज़ के फीचर्स अलग अलग हैं। हर एक का रहन सहन अलग अलग है, हर एक की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है तो क्लासिफिकेशन सिंपल नहीं होगा। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, वेरिएशन ज़्यादा है भाई, जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, विविधताएं ज़्यादा हो जाएंगी, वहाँ वर्गीकरण सिंपल वर्ड में नहीं किया जा सकता। जैसे हमने प्लांट किंगडम को जड़, तना और पत्ती के बेस पे डिवाइड किया, तो आपको बताया जब हमने जड़, तना और पत्ती के बेस पे डिवाइड किया, रूट, स्टेम और लीफ पर, तो मैं बताया एल्गा, हमने प्लांट्स को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ वेरिएशन ज़्यादा है तो हम यहाँ केवल 2-4 वर्ड्स में बांट करके काम नहीं चलेगा। हमने क्या किया बेटा, किंगडम को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसके अंदर प्रोटोजोन्स नहीं है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में प्रोटोजोन्स का जिक्र नहीं है। प्रोटोजोन्स पहले ही हम पढ़ चुके हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। याद रखिएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल आते हैं प्रोटोजोन्स, सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल जो हैं वो प्रोटोजोन्स पहुंच गए। यानी कि हम एक सेल के बाद की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े एनिमल हैं। तो हमने एनिमल किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, थ्रीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है बेटा, हम कॉमनली ध्यान रखेंगे यहाँ से यहाँ तक के जो लिविंग हैं वो सब नॉन कॉर्डेटा हैं। क्या है बच्चों? नॉन कॉर्डेटा हैं और ये अकेले हैं कॉर्डेटा। अब ये समझना है कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब क्या है? नॉन कॉर्डेटा है। नॉन कॉर्डेटा किसको कहेंगे? जिनकी एम्ब्रियोनिक फेस में नोटोकोड नहीं है। नहीं बेटा, रीढ़ की हड्डी नोटोकोड नहीं होती। रीढ़ की हड्डी जिससे बनी है वो नोटोकोड है। जब एक बच्चा, एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल के यूट्रस में हो रहा होता है तो रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन के बनने से पहले एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है एम्ब्रियोनिक फेस में। समझिए, एक बच्चा है जो माँ के गर्भाशय में फीमेल के यूट्रस में भी बन रहा है, तो जब उसकी बॉडी बन रही होती है उस टाइम पर उसके हेड के नीचे से लेकर के उसके पूंछ वाले हिस्से तक एक रोड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है बेटा? और ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को कहेंगे नोटोकोड। इसी को क्या कहेंगे? बाद में जब डेवलपमेंट हो जाता है तो नोटोकोड डेवलप होकर के बैकबोन बन जाती है। बाद में जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नोटोकोड डेवलप होकर के रीढ़ की हड्डी बन जाएगी। अभी समझ नहीं आया? लेकिन रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नोटोकोड नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ नोटोकोड को डेवलपमेंट से बैकबोन का फॉर्मेशन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जिनके पास नोटोकोड है वो कहलाएंगे कॉर्डेटा। क्या कहलाएंगे? कॉर्डेटा। और जिनके पास नोटोकोड नहीं है वो कहलाएंगे नॉन कॉर्डेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इट मीन्स बच्चों मैं ये भी कह सकता हूँ कि एनिमल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा अलग है, नॉन कॉर्डेटा को 10 हिस्सों में बांटा है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, जैसे हमने प्लांट्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया था ऐसे ही हमने एनिमल को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया है।
क्या ये बात समझ में आ रही है? और एनिमल्स कौन है? सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग, जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। इसके अलावा क्या है? ये मूव कर सकते हैं, दे परफॉर्म, ये परफॉर्म करते हैं लोकोमोशन को। किसको बेटा? लोकोमोशन को और मूवमेंट को, है ना। और बेटा ये क्या कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लांट, एनिमल की बात हो रही है बच्चों, है ना। एनिमल के पास क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एनिमल के पास सेंसरी पार्ट होता है अपना, ठीक है ना। कुछ जगह पर ब्रेन हो सकता है, कुछ जगह पे नहीं हो सकता, लेकिन सेंसरी पार्ट सबके पास है, ठीक है ना। एक और बात बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इनमें बेस्ट एडप्टेशन होता है, सबसे ज़्यादा एडप्टेशन, अनुकूलन अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो एनिमल में मिलेगा, क्योंकि एनिमल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं बहुत जल्दी जिस भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। एनिमल की एक और ख़ास बात क्या है बच्चों? एनिमल की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो चलता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड होता है। देखो आप ये मुझे जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम में, कि प्लांट की बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, और उसी को हमने वास्कुलर बंडल कहा था। तो जो वास्कुलर बंडल है, वास्कुलर बंडल्स के थ्रू हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पर एनिमल की बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? न्यूट्रिशन को सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, ठीक है ना। तो इनके पास क्या है बेटा? एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा? एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या है इनके पास? प्रेजेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब तक कोई भी कन्फ्यूज़न है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? वेरी गुड। अच्छा, ये कई जगह पर आपको देखने को मिल सकते हैं। दे लिव इन ऑल प्लेस, लगभग पानी में, हवा में, ज़मीन में, डिफरेंट काइंड्स के लिविंग आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। आपको बर्ड्स मिल जाएंगे, रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड्स के लिविंग आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये इनका जो हैबिटाट्स है, हैबिटाट्स मतलब इनका रहन सहन है। इनका रहन सहन कहाँ कहाँ हो रहा है बच्चों? किस जगह पर ये रह सकते हैं? तो जब हम इनके हैबिटाट्स के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें? ये हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं, है ना। इसके अलावा मैराइन वाटर यानी कि समुद्र के पानी में मिलेंगे, और इसके अलावा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वॉर्थ सॉइल पर देखने को मिलेंगे, मतलब कि नम वाली ज़मीन पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ड्राई प्लेसेस पर भी देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरिया। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये पैरासाइट भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग होलोजोइक भी हो सकते हैं। पैरासाइट जो दूसरे लिविंग के ऊपर रहें, उन्हें शिकार बनाएं। सेप्रोफाइट जो मरे हुए सड़े गले चीज़ों से अपना खाना बनाएं, और होलोजोइक जो सीधे किसी पर अटैक करें, उसका शिकार करें और खा जाएं। तो एनिमल पैरासाइट भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और होलोजोइक भी हो सकते हैं। क्या यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है? और हमने एनिमल को इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब मैंने इनके नाम ऐसे क्यों बताएं? ताकि हम जब कैरेक्टर को स्टडी करें तो हमें पता रहे कि कौन से फाइलम के अंदर कौन कौन से क्लास, कौन कौन से एनिमल को रखा गया है। आवाज़ क्लियर आ रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा, तो ये है एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है इन फाइलम्स में। ये सब क्या है? फाइलम है। ये सब क्या है बच्चों? ये फाइलम है। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। हमने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया और ये फाइलम बन गए, ठीक है ना। लेकिन अब हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि कौन कौन से जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ये कुछ कैरेक्टर के बेस तो क्या होगा, क्योंकि बेटा किसी भी क्लासिफिकेशन को करने के लिए कुछ कैरेक्टर के बेसिक यूनिट्स होते हैं, कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। जैसे हमने क्या किया, मोनेरा किंगडम को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। कोई कन्फ्यूज़न? हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया उनके एवोल्यूशन के बेस पर, आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बेटा ये जो आर्क बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हुआ हमने देखा एवोल्यूशन के बेस पर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मूवमेंट के बेस पर मोटाइल बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया।
किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए उसके बेसिक फीचर पता होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब हमने कह रहे हैं एनिमल किंगडम को हमने इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए किस बेस पे डिवाइड किया है। तो पहले हमें एनिमल किंगडम के उन फीचर्स को स्टडी करना है जिन कैरेक्टर के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और वो कैरेक्टर कई तरह के हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, हम बात करेंगे उनके बारे में। फिलहाल